मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 निवेश वर्ष के नाते प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टि से बड़ा प्लान किया है। सरकार के गठन के समय हमने कहा था कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और प्रदेश के बाहर के रोड शो समानांतर चलेंगे। पहले आर्थिक रूप से संपन्न नगर इंदौर है, अभी तक इंदौर में ही समिट आयोजित हुई है। इस क्रम को बदलते हुए हमने प्रयास किया कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर 6 अंचलों में समिट का आयोजन हो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए अनिल अंबानी खुद आगे आए हैं। बांधवगढ़ उमरिया में इच्छुक हैं, यहां अच्छा वातावरण बना है। 35 प्रस्ताव आ चुके हैं। रोजगार को लेकर बात हुई है। जबलपुर में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होने जा रहा है। इसमें केवल जबलपुर नहीं बल्कि क्षेत्र के और भी जगहों को लेकर इसमें विस्तार किया जाएगा। निवेशकों से बात कर रहे हैं, स्टार्टअप के लिए नया कॉन्क्लेव करेंगे। एक बयान सुनाते हैं आपको और उसके बाद इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा। हमने तो कहा कि हमारे पास के जो लैंड बैंक है, लैंड बैंक को हम डेवलप कर रहे हैं और लैंड बैंक के आधार पर जो हमारी शासन की योजना जिससे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हैं, उसकी हमारी बनी हुई प्लान हम सामने रख रहे हैं। फिर वो उसमें उनके हिसाब से कुछ और एडिशन जुड़वाना चाहते हैं या उनकी कल्पना हमको जब शेयर करते हैं, तो हमने ये डायलॉग स्थापित करने का प्रयास किया है कि 1 to 1 करते हुए अधिकांश सेक्टर की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ भी होती है, वहाँ की ज़रूरतें भी होती है। तो एक जैसे फ्रेम के बजाय हम अधिकतर लोगों का विश्वास ये कायम रखें कि सरकार कुल मिलाकर के आपके लिए पॉजिटिव है और हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर जब बिजली सरप्लस है, सड़कों का नेटवर्क अच्छा हो गया, तो इस संभावना का वो भी लाभ लें और प्रदेश में निवेश जब आएगा तो हमारा अपने आर्थिक संरचना में अपना लाभ उठाएंगे। तो चलिए अब इस खास मुद्दे को टटोलते हैं और समझते हैं कि आखिर चीजें आगे क्या कुछ जो है वो निकल कर आएंगी और जिस तरीके से ये अभियान चलाए जा रहे हैं या सरकार सक्रिय है, इसका फर्क कितना पड़ता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं कपिल होलकर साहब, अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप किस तरीके से देखते हैं ये जो पहल सरकार की है, मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक शहर नहीं बल्कि इसे अब प्रदेश के और शहरों को भी जोड़ा जाएगा और इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, इसका वेलकम भी किया जा रहा है, सरकार सपोर्ट कर रही है। देखिए, सरकार की बहुत अच्छी पहल है ये, और मैं कहूँगा शायद ये जिस तरह से G20 समिट को लेके किया गया था, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसी तरीके से हमारी प्रदेश सरकार का भी प्रयास है कि इसको अलग अलग अंचलों में किया जाए, जहाँ से कि एक पॉजिटिव वाइब्स पूरे प्रदेश में फैले कि हाँ, इंदौर में ही नहीं प्रदेश के बाकी जगहों पे भी सरकार का ध्यान है। तो ये अच्छा प्रयास है। और पर इसमें हमेशा मेरा प्रश्न इससे पहले के समिट के समय भी रहा है, जो पहले की सरकार ने किया था पिछले समय भी, कि कन्वर्जन कितना है, आप कन्वर्जन क्या कर पाते हैं, ज़मीनी हकीकत पे कितने आपके प्रपोजल कन्वर्ट हो पाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट किसी भी प्रदेश में, किसी भी राष्ट्र के लिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और वही एक रोज़गार मुहैया कराता है। बट हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए अभी तक। तो मुझे लगता है शायद ये सरकार कुछ नया करके इसमें कुछ अच्छा बेहतर कर सके। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन कपिल जी, कॉरपोरेट को तो इन्वेस्ट करना ही है और बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि वे मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें। इसके लिए क्या सारी चीजें जो एक कॉरपोरेट को चाहिए, जो एक इंडस्ट्री को चाहिए, वो सरकार उपलब्ध करा पाती है? वो चीजें हैं या वहां कहीं अड़चन है जिसे दूर करना होगा? देखिए, मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बेहतर स्थिति में मध्य प्रदेश है। हम देश का दिल है अगर देखा जाए तो। रेलवे नेटवर्क हमारे यहाँ बेहतर है, साथ ही साथ सड़कें अच्छी हो गई हैं।
जहां सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को या एक किसी भी कॉरपोरेट को होती है, वो होती है किस तरीके से हम एक दूसरे से सामंजस्य बैठा सकें, सरकारी एजेंसी आपस में कैसे सामंजस्य बैठा सकें। आपको हम बात करते हैं हमेशा सिंगल विंडो क्लियरेंस की, तो कितनी जल्दी आप उनको प्रोजेक्ट के क्लियरेंस दे सकते हैं, कितनी जल्दी एनवायरमेंट क्लियरेंस दे सकते हैं, कितनी जल्दी आप उन्हें लैंड्स अवेलेबल करा सकते हैं, कितनी जल्दी आप उनको ऐसा आधारभूत सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं जहां से उनका वो पीरियड कम हो, जहां उनको वेटिंग पीरियड होता है जनरली एक प्रपोजल लगाने में जो वेटिंग पीरियड होता है, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलिस्ट कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी कॉस्ट इनकर होती है और कॉस्ट को रिकवर करने के लिए वो जाता है जल्दी से जल्दी मैं अपना प्रोडक्शन चालू करूं। साथ ही साथ आपको उसको स्किल्ड एम्प्लॉय अवेलेबल कराना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट पे उतना जोर नहीं दिया गया है, दूसरे स्टेट में दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको उस इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इंडस्ट्री के साथ मिलकर चलाने होंगे कि एम्प्लॉयबल यूथ आप एम्प्लॉयबल यूथ जनरेट कर सकें, आप बना सकें, जो कि वो डिग्री केवल डिग्री लेके ना निकले, वो एम्प्लॉयबल हो। मेरा ऐसा मानना है। साथ ही साथ मेरा एक और मानना है कि आपको उनको कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से सब्सिडाइज करना पड़ेगा। आप जब तक उनको कोई बेसिक सुविधाओं के साथ साथ कुछ सब्सिडीज या कुछ और सुविधाएं नहीं देंगे, तब तक वो शायद आपके प्रदेश में आकर्षित नहीं होंगे आने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, यानी अभी चुनौतियां हैं। कपिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तेज कोलपाल सिंह पाली जी अध्यक्ष हैं सीसीआई के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और प्रदीप करम बेलकर स्टार्टअप मेंटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले तेज कोलपाल सिंह जी आपसे एक अहम सवाल। अभी हमारे साथ कपिल जी भी हैं, उन्होंने भी कई मसलों पर अपनी राय रखी है। स्टार्टअप के लिए कॉन्क्लेव करने की बात हो रही है, इसके साथ 2025 निवेश वर्ष के नाते इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बड़ा प्लान है, और इससे पहले आज ही मीटिंग भी हुई है, मुख्यमंत्री ने कई मसलों को लेकर अपना स्टेटमेंट भी दिया है, आपने सुना होगा। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार। एक तो आपका ऑडियो बहुत कम आ रहा है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य है जो हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के लिए इनिशिएटिव लिया है। इससे पहले भी कई इन्वेस्टमेंट मीट हुई हैं, पर जिस तरीके से इसको लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो मैं कहूँगा बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। और मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि जैसे आप बाहर से निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो भोपाल के, मध्य प्रदेश के भी, प्रदेश के अंदर के भी उद्योगपतियों को भी कुछ स्पेशल उसके लिए पैकेज लेके उनको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देके इनको भी प्रोत्साहित करें, क्योंकि यहाँ पे भी कैपेबिलिटी बहुत है, कैपेसिटी बहुत है, यहाँ पे भी आदमी अच्छे काम करके आगे बढ़ना चाह रहा है। तो मेरा निवेदन है कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट और देके लोकल वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ज्यादा कुछ उनके लिए किया जाए तो बहुत ही अच्छा कार्य रहेगा। इसके अलावा मेरा कहना है कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे बहुत स्कोप है मध्य प्रदेश में, उसको विशेष एक दर्जा देके, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देके और उसको डेवलप किया जाए तो उससे रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होगी प्रदेश के लिए। बिल्कुल। कपिल साहब, तेज कोलपाल जी ने बड़े खास मसले का जिक्र किया है कि जो यहाँ पर लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं या फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, घुमा फिरा कर अगर आप देखें तो अगर सहयोग सरकार की तरफ से मिलता है तो इसका भी बड़ा एक फर्क नजर आएगा। सर, एक अहम सवाल यह है कि जबलपुर में 20 जुलाई को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात कही जा रही है और इसके साथ साथ और शहरों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप? देखिए, प्रदेश है, प्रदेश के किसी भी शहर में कॉन्क्लेव हो, मैं इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं महसूस करता। हाँ, एक मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये सरकार को जो इनके राजनीतिक स्तर पे फायदा जरूर मिल सकता है इन चीज़ों का, कि जबलपुर के लोग खुश होंगे कि हमारे यहाँ पे एक अच्छा कॉन्क्लेव हो रहा है। हमेशा इतने वर्षों से इंदौर में होता रहा है हमेशा, तो हर क्षेत्र विशेष के लोगों को खुशी होगी कि हमारे यहाँ हो रहा है। मेरा फिर से सवाल एक ही रहता है हमेशा हर कॉन्क्लेव से पहले किसी भी चैनल पे, कि आप कन्वर्जन रेट क्या है उस पर देखिए, आप उसके बाद आप इंट्रोस्पेक्ट भी करिए, आप एक बार देखिए कि क्या वाकई में आपने जितने
प्रपोजल आए वो क्यों कन्वर्ट नहीं हो सके, कहाँ कमियां रह गई, क्या हम उन कमियों को कम करके खत्म करके या उसमें कुछ रिकवरी कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है हमें देखना। तो हम केवल लोगों को बुला लें, 1000-1500 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लें, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको एक आधारभूत सुविधा देने के साथ साथ उसके साथ साथ आपको कैसे आप कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे प्रदेश में ये। आप हमारे समकक्ष जो दूसरे राज्य हैं वहां देखिए, जिस तरीके से उनका इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बहुत सराहनीय है। हमारे यहाँ आईटी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नहीं है। हमारे यहाँ आप देखिए भोपाल में आईटी पार्क बनाया हुआ है, बट वहाँ पे गिनी चुनी है। ले देखिए पूरे प्रदेश में इंदौर एक जगह है जहाँ पे आईटी इंडस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग इंडस्ट्री रही है हमारे देश की, वो हमारा प्रदेश का कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए। ये तो मैं बधाई दूंगा हमारे प्रदेश के, हमारे शहर के मैन्युफैक्चरर्स को और इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो इतनी एडवर्स कंडीशन में भी अपने बिजनेसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं हम एक कदम आगे बढ़ा के और इन सब के लिए सपोर्ट करना होगा। बिल्कुल, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ये एक बड़ा सवाल लोग जानना चाहते हैं, पर ये तो इन्वेस्टमेंट के बाद ही पता चलेगा। इस सवाल पर भी आएंगे, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदीप करमबेलकर साहब स्टार्टअप मेंटर हैं। प्रदीप जी, आप किस तरीके से देखते हैं, जबलपुर में 20 जुलाई को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, 1500 निवेशकों के शामिल होने की उम्मीद है। सवाल मेरा ये है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब निवेशक आ रहे हैं किसी मीटिंग में, उन्हें रोक लेना, उन्हें कन्विंस कर लेना वे इन्वेस्ट कर दें, ये महत्वपूर्ण है। क्या लगता है आपको? नमस्कार सभी को और धन्यवाद। इस इंडस्ट्री समिट, जैसे कपिल जी ने भी कहा, पाली साहब ने भी कहा, इंडस्ट्री समिट लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है। हाँ, जबलपुर इस बार नया प्रयास है और ये नया प्रयास मुझे लगता है सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोकल एरिया है, क्षेत्रीय लोग हैं, उनको एक उत्साह ज्यादा मिलता है, क्योंकि अभी तक वे सभी लोग इंदौर या भोपाल या विशेषकर इंदौर को ही ट्रैवल करते थे। तो जहां तक मोटिवेशन का सवाल है और जहां तक उन क्षेत्रीय वहां के जो व्यापारी, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप का जहां तक सवाल है, उनको इसमें काफी हद तक एक प्रोत्साहन मिलेगा और वे प्रदेश की जो मुख्य धारा है, मुख्य विचारधारा है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, उस पर वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेज कुलपाल सिंह जी। तेज जी, एक सवाल का जो आपने जिक्र किया कि अगर स्थानीय कुछ लोग जो व्यापार करना चाहते हैं, अगर सरकार मदद करे तो ये भी एक खास पहल के तौर पर इसे देखा जा सकता है। बेशक जो बाहरी हैं, कुछ बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके आने से चीज़ें और बेहतर होंगी, लेकिन स्थानीय लोग जो चाहते हैं उन्हें कहाँ अड़चनों का सामना करना पड़ता है, उन्हें क्या मुश्किल है? क्योंकि जाहिर सी बात है, इन्हें अगर मुश्किल है तो उन्हें भी मुश्किल थोड़ी बहुत तो होगी। जी, कुलपाल साहब, आप तक पहुंच रही है आवाज? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। सर, अगर आवाज पहुंच रही है तो प्लीज आप अपना वॉल्यूम जो है वो एक बार कोशिश करें बढ़ाकर, ताकि आप तक आवाज बेहतर तरीके से पहुंचे। कपिल जी, यही सवाल आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्या माहौल जो है वो सकारात्मक है एक इन्वेस्टर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि वे पैसे लगा रहे हैं, वो चाहे स्थानीय हो चाहे बाहरी हो, तो क्या उन्हें वो सारी चीजें उपलब्ध हो पाएंगी? और अभी जो कुछ लोग जो हैं, जो स्थानीय हैं, जो रोजगार दूसरों को भी दे सकते हैं अपनी इंडस्ट्री या अपनी फैक्ट्री लगाकर, उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं? तो पूरे देश में ऐसा बना हुआ है, कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारा कंजम्पशन बहुत अच्छा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडस्ट्री के लिए माहौल तो बहुत अच्छा सेटअप हुआ है इस वक्त में, और कहीं ना कहीं हमारा मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का बहुत बड़ा कन्वर्जन हुआ है, लोअर क्लास से हम वहां पहुंचे हैं। तो ये अपर मिडिल और मिडिल क्लास होता है, बहुत बड़ा कंजम्पशन क्रिएट करता है मार्केट में। बट जहां तक सवाल हमारे प्रदेश की बात करें हम, तो हमारे प्रदेश में डिमांड भी है, हमारे प्रदेश में लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर सरकार कितना योगदान देती है, सरकार किस तरह से अनुदान देती है। जैसे पाली साहब ने भी कहा कि टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है हमारे यहाँ पे,
तो आपको एक कनेक्टिविटी प्रॉपर करनी पड़ेगी पहले। अगर आप एक अच्छी कनेक्टिविटी करते हैं तो एक टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोजगार देने का माध्यम बन सकती है। और मेरा ऐसा मानना है किसी भी राष्ट्र के, किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी तब तक उस राज्य में आप रोजगार जनरेट नहीं कर सकते। आज देखिए हमारे प्रदेश में ब्रेन ड्रेन सबसे ज्यादा है। हमारे प्रदेश का युवा यहां से, हमारे प्रदेश से इंजीनियरिंग या एमबीए करके दूसरे प्रदेशों में जॉब के लिए जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा टैलेंट भी बाहर जा रहा है। अगर हम उन्हें यहीं अच्छा रोजगार मुहैया करा पाए तो वो हमारे यहाँ की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करेंगे। वो यहाँ पे मकान खरीदेंगे, यहाँ पे वो कंजम्पशन करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। फिर सरकार कैसे इसमें आगे बढ़ती है, इस जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको कैसे एनकेश करती है, कैसे इन व्यापारियों को जो आ रहे हैं या जो हमारे अंदर शहर, हमारे प्रदेश के व्यापारी हैं, उन्हें कैसे एक अच्छा आधारभूत सुविधाएं देके, एक कैसा अच्छा माहौल बना के और कैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाके आगे बढ़ सकती है, वो देखना होगा। समय बताएगा वो तो कि ये नई सरकार कैसे काम करती है। बिल्कुल। तेज कुलपाल साहब जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? कुलपाल साहब, आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद नहीं पहुंच रही है आवाज। प्रदीप जी, मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, इसलिए आपसे समझना चाहेंगे, दर्शकों को भी दिलचस्पी है। सवाल ये है कि जो अभी पॉलिसी की अगर हम बात करें या सुविधाओं की बात करें या माहौल की अगर हम बात करें, तो क्या वो बेहतर है या इन्वेस्टर कुछ और चाहते हैं जहां पर सरकार को एक कदम आगे बढ़ाना होगा ताकि वे एक ठहराव मिल सके उनके लिए? प्रदीप जी, आप प्लीज अनम्यूट कर ले, मुझे लगता है म्यूट हो गया है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी आ रही है आवाज। रिपोर्ट करूंगा कि प्रदेश सरकार का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि फोकस्ड अप्रोच के साथ सरकार को काम करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टर को बुलाना चाहते हैं तो इन्वेस्टर को क्या, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मध्य प्रदेश में हमने, सरकारों ने, पिछली सरकार ने भी बड़े जो आईटी पार्क्स के लोग हैं या आईटी कंपनीज हैं, उनको बड़े बड़े भूखंड अलग अलग शहरों में, इंदौर में उपलब्ध कराए। लेकिन आप एक खास बात देखेंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं, बेंगलोर हैं या जहां पर भी आईटी कंपनीज आई हैं, वो भूखंड लेके नहीं आई हैं। उनको एक बिल्डर्स के द्वारा एक पूरा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया गया है जहां पर उन्होंने लॉन्ग टर्म लीज की है। तो अब हमारे यहाँ आवश्यकता ये है कि बजाय हम जैसे छोटे प्रादेशिक व्यापारियों को आईटी पार्क में जगह देने के बजाय सरकार को अब एक ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि वो एक आईटी कंपनीज के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके, डाटा कंपनीज के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके। अगर हम हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देंगे तो मुझे लगता है कि ये कंपनियां न केवल यहाँ पर लीज पर प्रॉपर्टीज लेंगी क्योंकि यहाँ का रेट सस्ता है, अपितु जो है ब्रेन ड्रेन की बात कपिल जी ने कही, वो भी यहाँ का एम्प्लॉय यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो जरूरत यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को उनकी नीड के अनुसार डेवलप करके अगर हम देंगे तो शायद वो हमारे यहाँ ज्यादा समय तक स्टे करेंगे। अन्यथा जमीन देने से वो शायद वो इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जनरली ये कंपनियां करती नहीं, विशेष तौर पे आईटी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग की बात छोड़ दीजिए। तो फिर वो क्या होता है, वो जमीन ही रह जाती है और वो करार ही रह जाता है और उससे आगे नहीं बढ़ पाता। बिल्कुल, आपने सही कहा। कपिल साहब, मेरा एक सवाल है, अगर हम आइडियल के तौर पर एक स्टेट को रखते हैं, गुजरात को रख लेते हैं, तो क्या फर्क आपको नजर आता है मौजूदा वक्त में गुजरात बनाम मध्य प्रदेश? देखिए, गुजरात को हम अगर समझें तो सबसे पहले समझना होगा कि गुजरात में जो गुजरात बिजनेस उनके रगों में बहता है वहां पे, तो हमें वहां पे जो पिछली सरकारों ने, वहां पे गुजरात की सरकार ने जो उनके लिए किया है, सबसे पहले तो एक आधारभूत प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, दूसरा निवेशकों को ला के वो सारी सुविधाएं देना जो उन्हें चाहिए। जैसे प्रदीप भाई ने बताया कि आपको केवल जमीन अलॉट करके नहीं होगा, आईटी कंपनी जो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जहां से आप उनको लीज आउट कर सकते हैं। तो गुजरात में भी ये किया है। गुजरात में अगर आप देखें तो अभी गिफ्ट सिटी का निर्माण किया गया है।
तो सरकार द्वारा ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती हैं। गिफ्ट सिटी में कोई भी निवेशक आता है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है, वहां पे कुछ काम करता है, तो उसको टैक्सेस में छूट मिलती है। तो आपको इस तरीके से कुछ न कुछ इनिशिएट करना पड़ेगा। गुजरात ने अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे एस्टेब्लिश किया, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे दूसरी चीजें हो, चाहे डायमंड हो। तो आपको वो सारी चीजें एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरह अपने आप को क्रिएट करना पड़ेगा। आपको एक पर्टिकुलर रीजन को आप डेवलप कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर उस एरिया को देखते हुए, उस एरिया की कनेक्टिविटी देखते हुए, या तो आप फूड प्रोसेसिंग के कर सकते हैं उसको, या आप वेयर हाउसिंग हब्स बना सकते हैं कि सेंटर में है, आप वेयर हाउसिंग हब क्रिएट करिए एक जगह जो रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग एरिया की अपॉर्चुनिटी को देख के उस एरिया में उन निवेशकों को बुला के और उनको वहां पे कैसे आधारभूत सुविधाएं देके, कैसे टैक्सेशन बेनिफिट्स देके क्या आप बेहतर दे सकते हैं, ये प्रशासन को बैठ के मंथन करना पड़ेगा। और ये आपको उनसे खुद सलाह लेनी होगी, आपको खुद उनसे पूछना होगा कि आपको क्या चाहिए कि हम आपको बेहतर माहौल मुहैया करा सके। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तेज कोलपाल साहब जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं पहुंच रही है शायद। प्रदीप जी, मैं एक बार चाहूंगा कि फिर से कनेक्ट करें तेज साहब को एक बार फिर से, ताकि वे सुन पाए, क्योंकि उनकी बातें भी मायने रखती हैं। प्रदीप जी, एक सवाल आपसे हम समझना चाहेंगे। इस अप्रोच को तो बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए, इसका वेलकम किया भी जा रहा है। सवाल यह है कि चुनौतियों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर एक बिजनेसमैन के तौर पर हम देखें जो 50, 100, 200, 400, 500 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें एक ऐसी जमीन चाहिए जहां सरकार का सपोर्ट हो, जैसा कि यहां पर कपिल जी ने भी बताया कि टैक्सेशन जो है वो वे जैसा चाहते हैं, या जैसी जो उन्हें बेहतर जहां पर मालूम पड़ता है वहां पर वे इन्वेस्ट करते हैं। आने जाने में सुविधा हो, ऐसा ना हो कि मीटिंग के लिए उन्हें कहीं और बुलाना पड़े, ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर व्यवस्था हो, ये सारी चीजें हों। तो चुनौतियों के तौर पर आप क्या देखते हैं? सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। यहाँ पर मेरे को अगर चुनौतियों के रूप में अगर आप देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि एक एयर कनेक्टिविटी हमारे शहरों में भी अपेक्षाकृत बहुत कम है। अगर बाहर का निवेशक, खास तौर पे निवेशक से भी ज्यादा उसके यहाँ से आने वाले एम्प्लॉइज ट्रेन में सफर करके इन सब जगहों पर नहीं आ सकते। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल पुणे से भोपाल आना ही बहुत मुश्किल है। पुणे से भोपाल आने के लिए भी इंदौर होके ही आना बेहतर होता है, जबकि पुणे एक बहुत बेहतर शहर है। इसी तरह से हमारे भोपाल शहर, जब भोपाल कैपिटल होने के बाद उसकी ये स्थिति है, तो जबलपुर या ग्वालियर या और किसी शहर के बारे में बात करना उचित नहीं होगा। तो हमारी एयर कनेक्टिविटी, क्योंकि आज की डेट में जो वो क्लास जो निवेश करता है, वो क्लास जिसमें उसके एम्प्लॉय काम करते हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एयर कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अब हमारे यहाँ सड़कों का जाल और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे बेहतर हो गए। एक और चीज मैं बतलाना चाहूंगा कि ओवरऑल एक स्टार्टअप का एक पूरा एक माहौल बनना चाहिए प्रदेश में, जो कि हमारे प्रदेश में अभी कम है। एक उस तरह का मोटिवेशनल एक इकोसिस्टम क्रिएट होने से क्या होता है, जो आस पड़ोस की चीज, अगर आप गुजरात की बात कर रहे थे, तो गुजरात में, बेंगलोर में, बॉम्बे में, सब जगह जो स्टार्टअप कल्चर आया, जब यूथ कनेक्ट हुआ, तो वो एम्प्लॉयबिलिटी के साथ वेंडर डेवलपमेंट और वेंडर डेवलपमेंट का सर्विस प्रोवाइडर्स, और ये सब एक चेन के रूप में डेवलप हुए। साथ में इनोवेशंस भी आए, और जो भी इंडस्ट्रीज थी, जो बाहर से निवेशक आए थे, उनको एक अच्छा ब्रेन, एक अच्छा समझ, एक अच्छी सोच और एक एंटरप्रेन्योरियल सोच का व्यक्ति उस शहर में प्राप्त हुआ, उस प्रदेश में प्राप्त हुआ, जो कि उनकी ग्रोथ में बहुत अधिक सहायक हुआ। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो हमको साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी के साथ बेहतर एंटरप्रेन्योरियल क्षमता के लोग और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनकी भी एक स्किल्ड मैन पावर की भी हमको एक आवश्यकता इन लोगों को पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तेज जी, आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज तो बहुत कम आ रही है वैसे, मगर मैं सुन नहीं पाया। आपको सजेशंस का अगर कुछ मैं देना चाहूं तो दे सकता हूं। जी बिल्कुल। और इसके साथ एक सवाल ये भी है सर कि कॉन्क्लेव में 1500 निवेशक आ रहे हैं, पर बड़ा सवाल ये है कि वे मध्य प्रदेश को चूज करें। इसे लेकर क्या कहेंगे आप कि क्यों, अगर वे आते हैं, वे इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या यहां बेहतर है जो उन्हें दूसरे स्टेट पे नहीं मिल रहा? मध्य प्रदेश में बहुत स्कोप है, एग्री का बहुत ज्यादा स्कोप है। एग्री प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे स्टार्टअप्स लगाए जा सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे सेटअप्स लगाए जा सकते हैं,
और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर अपार लेबर है, लेबर भी सस्ती है, पानी और बिजली की कोई कमी नहीं है, मतलब मूलभूत सुविधाएं जितनी हो सकती हैं मध्य प्रदेश में अपार हैं। और यहाँ का आदमी इच्छुक भी है, क्योंकि बाहर जाके उसको काम करना पड़ता है। अगर उसको यहाँ पे मौका मिले तो वो यहाँ पे खुशी खुशी काम करेगा। लेबर भी बहुत अच्छी है, आदमी मेहनती भी है मध्य प्रदेश का, एग्री प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, और जो जिस भी तरीके का स्टार्टअप हो, आईटी को पीछे लोग छोड़ के, आईटी के अलावा भी जितने भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कस्बे हैं, कस्बों के अंदर भी स्टार्टअप्स लगाने के लिए आदमी बहुत इच्छुक है, व्यापारी बहुत इच्छुक है कि उसको कोई चांस मिले। और यहाँ पे इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, यहाँ पे वन विंडो काम होता है, सब सारे, कोई आदमी को परेशानी नहीं होती है, कहीं के चक्कर लगाने नहीं जाया जाता। जितनी सुविधा यहाँ पे मध्य प्रदेश में हमें मिलती हैं, जी, मैंने कहीं नहीं देखा कि इतनी सुविधाएं कहीं दूसरे प्रदेश ठीक में है कुलपाल साहब। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि एक बिजनेसमैन जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है गुजरात में, उसकी 4 फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो वो 5वां गुजरात में ना करके मध्य प्रदेश में क्यों करेगा? सर, मेरे को आपका ऑडियो बिल्कुल नहीं आ रहा, आई एम वेरी सॉरी। देखिए, मैं किसी स्टेट से कंपेयर नहीं करूंगा जी, पर मध्य प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में सेंट्रली लोकेटेड है, हर जगह से कनेक्टेड है, रेल कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है। इससे अच्छी जगह मेरे हिसाब से भोपाल के मध्य प्रदेश के किसी भी शहर के, जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्क्लेव के साथ साथ सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, और भी गंभीरता से ले, लोगों को आकर्षित किया जाए और मध्य प्रदेश में और रोजगार के बेहतर जो विकल्प कहे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट जो हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आए ताकि लोगों को फायदा मिल सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कपिल होलकर साहब आपका, तेज कुलपाल सिंह पाली जी आपका भी, और प्रदीप करमबेलकर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमारा कल काफी बेहतर होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।